कर दिया। तो अभी कुछ सीट्स खाली हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा दूर दूर बैठें, और मास्क जो लोग नहीं लगाए हुए हैं वो प्रॉपरली भाई इस चीज को ध्यान रखें कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर सीट्स खाली हैं तो आप थोड़ी डिस्टेंस बना के ही बैठो। तुम तो चुनौती भी दे रहे हो मास्क लगा लो भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बाकी तो आपने वीडियो में देखा ही है। तो करना क्या है, अब क्लासरूम में आ रहे हो तो एक काम करना कि कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत रखना। अब जब यहाँ पर अवेलेबल हो, ऑनलाइन में देखते हो तो नहीं पूछ पाते हो वो सारी बातें। तो आपको जहां से भी कोई भी टॉपिक में, किसी आर्टिकल में कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं, पूरा क्लियर कर सकते हैं। इवन क्वेश्चंस भी लगाएंगे साथ में, तो उसका भी जो भी डाउट बनता है वो भी पूछिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके एक तरीके से पूरा रिवाइज करेंगे, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, और जो भी आपको न्यूमेरिकल सही लगे साथ साथ नोट करते जाएंगे। थ्योरी की कोई नीड नहीं है नोट करने की, ठीक है। तो जो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हम लोग कवर करेंगे चार्ज क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और फोर्स के बारे में उनके, कि कितना फोर्स लगता है, किस तरीके से एक्ट करता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ज। चार्ज क्या है? तो हम लोग बोलते हैं चार्ज, electric charge is a property which is associated with the matter due to which we can experiences electric as well as magnetic effect. अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल, जो हमें बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके से अपने दिमाग में कैसे बिठाया जाए कि चार्ज क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली जितना जानते हैं चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है भाई? -19 कूलम का चार्ज। प्रोटॉन पर अगर बात करें तो यही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें इन चार्जेस के बारे में पता है और बाकी कुछ भी नहीं मालूम। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सारा कुछ ही चार्ज के फंडामेंटल पर ही बेस्ड है। तो हम लोग इसको समझते हैं किस तरीके से हम लोग चार्ज की बात करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम है और इस पर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे बोला जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो बोलेंगे 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो कितना बोला जाएगा? कितना चार्ज हुआ, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया हमारा ये सोडियम एटम। अगर इसी में कुछ प्रोसेस के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए जाए, माइनस कर दिए जाए, तो कितना हो जाएगा? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। वो तो वही रहेंगे। कितना चार्ज आ जाएगा? तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी प्रोसेस के थ्रू अगर इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाएं, 5 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करे जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16। और नंबर ऑफ प्रोटॉन पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी यहां पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। मींस हमें समझ में आ रहा है कि अगर किसी पर भी, किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन हम इंसर्ट करा रहे हैं या एग्जिट करा रहे हैं, तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज डिपॉजिट हो जा रहा है। ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी देयर विल बी अ 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। उनको हम लोग बोलेंगे एक प्लस और माइनस। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट। यानी लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये बात तो समझ में आ गई कि कुछ भी कहानी इसमें होनी है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होनी है। इलेक्ट्रॉन या तो निकालेंगे या तो ऐड करेंगे। क्या प्रोटॉन के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? अगर हम सोडियम का एक स्ट्रक्चर बना के देखें तो हम ये बात करेंगे 281 के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहां पर 2, 8 और 1। तो आप देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर भी कम होगी, लेकिन जैसे हम लोग यहां पर बात करेंगे तो थोड़ी ज्यादा होगी। और अगर न्यूक्लियस में हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो और ज्यादा हो जाएगी। यानी चार्जिंग प्रोसेस में केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन। और वो भी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, नॉट टोटल इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 थे, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करे जा रहे हैं, केवल उसी पर ही अपने को ध्यान देना है, ठीक है। उसी के हिसाब से ही पॉजिटिव चार्ज आता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए सोडियम से, तो +5 का चार्ज आ गया। हैं कितने? 11। हमें उससे मतलब ही नहीं है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हुए चार्जिंग के लिए। तो ये हो गया इसका बेसिक। अब जब बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का कौन सा पार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो हमें 3 बातें बताई गई। क्यू अगर रेस्ट पर होता है तो हम लोग कौन सा इफेक्ट
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है देन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वाला। और अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो रेडिएट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ईएम वेव के हिसाब से, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। कुल मिला के हमें रेस्ट पर चार्ज की बात करनी है, और नहीं है तो उसको रेस्ट पर ला के स्टडी करेंगे। ठीक है, चार्ज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या होती है चार्ज की, ऐसे ही बताते जाए। कूलम होती है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, फेराडे होता है। 1 फेराडे इक्वल टू हाउ मेनी, 96500। ये तो हो गया है एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जैसे आपसे बोला जाए 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम, 1 ESU 3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कन्वर्जन के लिए काम आएगा। इसको केवल और केवल न्यूमेरिकल पर्पज से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का आना। और फंडामेंटल पर जाएं तो हमें बताया गया कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव चार्ज। यानी रबिंग करी गई, रबिंग के दौरान हीट जनरेट हुई, हीट ने क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाला और दूसरे पे इंसर्ट करा दिया। यानी जिससे निकले इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव, और जिस पर गए उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ग्लास रॉड को कैसे पता किया कि भाई ये चार्ज हो गया, तो हमने क्या किया, रबिंग करने के बाद इसको पीस ऑफ पेपर या हेयर या स्ट्रॉ के पास लेके गए, तो उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन शो हुआ, यानी अट्रैक्शन शो हुआ। तो हमें पता चला अच्छा इस पर कोई ना कोई चार्ज आया होगा। बिफोर रबिंग ग्लास रॉड और पेपर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, मतलब कोई चार्ज नहीं था। लेकिन रबिंग करने के बाद उस पर कुछ ना कुछ चार्ज डिपॉजिट हुआ। इट मींस कि कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी इसके ऊपर आ गई, उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज होना। जैसे एक और पढ़ा हुआ है, एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करते हैं, कैट स्किन या फर होता है, रब करते तो एबोनाइट पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और फर पर क्या आता है, पॉजिटिव। यानी दोनों ही रॉड हैं लेकिन एक पर पॉजिटिव आ रहा है एक पर नेगेटिव आ रहा है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रॉड जितनी भी होती है उस पर सब में पॉजिटिव आता है। ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस तरीके का यूज किया जा रहा है, ये उसके खुद की प्रॉपर्टीज है, और उसको हम लोग वर्क फंक्शन से रिलेट करेंगे। तो ये तो हो गया चार्ज क्या है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स पर आता है। तो हम बोलेंगे ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन की वजह से, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज की बात करते हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला आसान सा, स्केलर क्वांटिटी है, इजिली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट अगर हमें ट्रांसफर करना है तो इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे एक ऑब्जेक्ट चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, हमें चार्ज करना है तो विथ सम प्रोसेसेस जो भी हैं, फ्रिक्शन हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, इंडक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसके हिसाब से होगा। कुल मिला के चार्ज इज ट्रांसफरेबल क्वांटिटी, इट इज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट का मतलब, जैसे हमने मास के बारे में पढ़ा हुआ है, m इक्वल टू एम नॉट 1 - v/c का स्क्वायर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया गया कि मास अगर ऐसे फ्रेम पे रखा हुआ है जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मूव कर रहा है तो मास में चेंजेस आते हैं। ऐसा चार्ज के साथ नहीं होता। चार्ज क्या स्पीड पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, इसी वजह से ये इनवेरिएंट है। क्यों नहीं करता है, इसका और एक तरीके से समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में जब घूमते हैं तो इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। अरे होती है ना, अगर स्पीड अलग अलग होगी तो इनकी वैल्यूज अलग अलग हो जाएगी। जो हमने पढ़ा हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अब वो हर एक ऑर्बिट के लिए अलग हो जाएगा। तो क्या ये न्यूट्रल हो पाएगा कभी? यानी प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी को होल्ड कराने के लिए या करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए चार्ज की वैल्यू का स्पीड के साथ चेंज होना जरूरी नहीं है, नहीं होता है ऐसा। मास चेंज हो सकता है, चार्ज चेंज नहीं होगा, तभी बोलते हैं इनवेरिएंट इन नेचर है। नेक्स्ट है चार्ज एग्जिस्ट, ये मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मास है, इस डस्टर पे मास है, ये जरूरी नहीं है कि मास होने के साथ साथ इसमें चार्ज हो। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज दे दिया तो कम से कम मास का कुछ ना कुछ फैक्टर होना जरूरी है। जैसे कि एक पॉलिथीन है, पॉलिथीन मासलेस मान लिया हमने, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मास है चार्ज नहीं है। अब इसको फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज किया जा रहा है तो इस पर चार्ज आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का।
तो हम बोल सकते हैं ना, मासलेस होने के बावजूद मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास तो इस पर होना ही चाहिए, यानी चार्ज या मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब कुछ जिस पर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड है या कंजर्वेशन है, पहले कंजर्वेशन देखते हैं फिर क्वांटाइज। कंजर्वेशन, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू, यानी टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व या कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। बिफोर रिएक्शन जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये ग्लास रॉड है और ये सेल क्लॉथ है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है तो पॉजिटिव हो गया, यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरफ से हुआ। तो इनिशियली अगर बात करते हैं बिफोर रबिंग, ये भी न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आफ्टर रबिंग प्लस क्यू माइनस क्यू आया, लेकिन पूरा अगर देखा जाए तो फाइनल में क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। चार्ज को अलग से क्रिएट नहीं किया गया, टोटल चार्ज क्या है, फिक्स है। केमिकल रिएक्शंस में भी देखा होगा, कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर रहे हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड में कभी राइट हैंड साइड में। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि हमें बैलेंस करना है, चार्ज पूरा बैलेंस होना चाहिए, तो जिधर कमी होती है उस तरफ ऐड करते रहते हैं। तो इस तरीके से जितना भी होता है उसमें चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कंजर्व होनी चाहिए, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये हम लोग अप्लाई भी करेंगे यहाँ पर कैपेसिटर पे, बहुत जगह पर यूज होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज करके रिलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन को कैसे डिफाइन किया गया, क्वांटा, जैसे आपसे बोला जाए रुपी का क्वांटा क्या है, रुपी को क्या, रुपी की स्मॉलेस्ट यूनिट 1 रुपी, और छोटा यूनिट पैसा। पैसा चलता नहीं है, इस वजह से हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे। 1 रुपी से कहाँ छोटा अमाउंट चलता है, चलता है भाई कहीं, नहीं चलता है। तो अभी फिलहाल के लिए एक हाइपोथेसिस मान ले, वैसे हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते, अब ये मान के चलते हैं कि 1 रुपीज अ मिनिमम अमाउंट, और उसके बाद जितना भी होता है, कहीं 50 पैसे लेके जाएंगे तो नहीं लेगा दुकान वाला, इट मीन्स वो वैलिड नहीं है, अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं। तो 1 रुपी इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, बाकी जितना भी हो सारा क्या हो जाएगा, इसी से मिलके बना होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 1 रुपी इंटू एन इक्वल टू होल रुपी, जितना भी हो सकता है। तो ऐसे चार्ज के बारे में बात करते हैं, मिनिमम चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास ये निकल लिया जाएगा, यानी all the charges are exist in integral multiple of that electronic charge, means smallest चार्ज कितना हो जाएगा जो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, और n को हम लोग बोल देंगे 1 2 3, प्लस माइनस लगा हुआ है, यानी इस तरीके से बात कर देंगे। मींस अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे 3.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम का चार्ज है, हमें बताना है कि इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई ई, 3.2 इंटू 10⁻10, 1.6 -19 क्या एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे 9 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻9, यानी ये इंटीजर वैल्यू है, मीन्स इसका एग्जिस्टेंस है। अगर यहीं पे आपसे बोला जाए 6.4 इंटू 10⁻21 कूलम, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 6.4 10⁻21, 1.6 10⁻19 -2, कुछ भी रटना नहीं, केवल वैल्यू सॉल्व करनी है, उसके इंटीजर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। फ्रैक्शन में चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है, फ्रीली एग्जिस्टेंस। सपोज कभी हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 2e 4e और 8e, इसका क्वांटा बताना है। अब हमें जो थ्योरी पता है हम उस पर बात नहीं करेंगे, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसी के अराउंड हमें बात करनी कि इनमें क्वांटा क्या होगा। अगर हमारा कोई ऐसा एरिया है जहां पर केवल यही चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ले लेंगे तीनों का, देखो क्या आ जाएगा 2, यानी 2e का जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकल के आ जाएगा, क्वांटा निकल के आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर चार्ज का एग्जिस्टेंस, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है इसी में, यानी क्या हो गया क्वांटाइजेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रेस्ट ऑल अदर चार्जेस आर एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो भी होंगे तो 1 2 3 करके ऐसे आप देख सकते हैं। अब इसी में कॉन्ट्राडिक्शन ये आता है कि कुछ हमने पढ़े हुए हैं, जैसे नई इन्वेंशन हुई तो उससे पता चला कि कुछ क्वार्क पार्टिकल भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वार्क में क्या होता है, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। अप पर कितना चार्ज होता है 2e/3, और इस पर क्या होता है, अब ये तो चार्जेस फ्रैक्शन में आ गए, 1/3 पॉइंट में भी आ गया, और ये भी इस तरीके से आ रहा है। मींस ये चार्जेस तो हैं लेकिन इनका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं है, ये किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे क्लस्टर के हिसाब से बात करो तो UDD, UUD, या और भी इनके कॉम्बिनेशंस बना ले, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, एक अप क्वार्क है और दो डाउन क्वार्क है। अगर इसके चार्ज की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, 2e/3 प्लस का -2e/3, यानी आ गया 0। 0 किस पर होता है, न्यूट्रॉन पे। यानी एक अप दो डाउन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स हो गए। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है, न्यूट्रॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क पार्टिकल, ऐसा बोला जा सकता है। जैसे प्रोटॉन की बात करें, अब नेक्स्ट वाले को देखो तो दो अप हो गए एक डाउन हो गया, कितना आ जाएगा, 2 × 2e/3 -e/3 प्लस ई, ये किस पर चार्ज हो गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन इनसे मिलके बना हुआ है। मींस इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर नहीं होगा। अप डाउन क्वार्क जैसे भी हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा लें, यानी ये अभी भी फंडामेंटल चार्ज हो गया जो अकेले एग्जिस्ट करता है, किसी के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं है। मींस अगर ये थ्योरी बोल भी दी जाए तो इससे क्वांटाइजेशन पर कोई फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फ्रीली एग्जिस्टिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है मिनिमम। और ये कैसे, कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में, आइसोलेटेड अप क्वार्क आइसोलेटेड डाउन क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, तो ये केवल एक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको अप और डाउन क्वार्क की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और रेस्ट जैसा जैसा सॉल्व करते हैं उस तरीके का। तो ये हो जाएगा आपका क्वार्क पार्टिकल और क्वांटाइजेशन पर बेस्ड। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहला स्केलर, एडिटिव इन नेचर हो गया स्केलर होने की वजह से। दूसरा ट्रांसफरेबल, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तीसरा इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, इट इज पॉसिबल नहीं, चार्ज एग्जिस्ट विद मास बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज हो सकता है। और क्वांटाइजेशन के लिए जितने भी चार्जेस हैं मिनिमम कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बाकी जितने हो जाएंगे उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन सबसे पहला जो इन्वेंशन के तौर पे आया था उसकी बात करते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो फ्रिक्शन इसका ओरिजिन है, बट पूरे चैप्टर में कहीं ज्यादा क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको ये नहीं दिखेगा, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इसी के थ्रू पता किया गया कि जब पहला था वो एम्बर नाम का ऑब्जेक्ट था उसको रब किया गया, तो चार्जिंग की बेसिक जो इन्वेंशन थी वो वहीं से थी। तो हम चलो इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ग्लास रॉड का और सेल क्लॉथ का। और एक और ले लेते हैं एबोनाइट रॉड, इस पर क्या आ जाता है नेगेटिव और इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव। तो इसको हम लोग दूसरे, हाँ हाँ आता है, ये याद ही रखना है। अब कहाँ हम एबोनाइट रॉड ढूंढेंगे कहाँ फर ढूंढेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, ये प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है इस रॉड की। कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जा रहे हैं या चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जा रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड है, तो आपको याद भी रखना है। याद रखना क्या है, याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते, कोई उतना बड़ा नहीं है। तो अपने को जो बात समझनी है उसके बारे में बात करते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ही निकल के सिल्क क्लॉथ पे आया।
तो इसको अगर हम लोग रिलेट करें तो पुरानी जो थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वर्क फंक्शन की, सपोज इसका वर्क फंक्शन है W1 और इसका है W2, तो वर्क फंक्शन होता क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट किसी भी। अब रबिंग कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी कौन सा इलेक्ट्रॉन एडॉप्ट करके दूसरी ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, यानी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। जैसे यहां पर अगर वर्क फंक्शन की बात करें तो इसका हो गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइपोथेटिकल इसी तरीके से वैल्यूज ले ली केवल बताने के लिए। और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो 1.8 या 1.7 के कुल मिला के 1.5 से ऊपर है। तो 1.5 से ऊपर होगा तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया होगा? यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में देखोगे तो एक एनसीईआरटी में पूरा पेज ही लिखा हुआ है, हर एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग बताए गए। याद नहीं करना है बिल्कुल, पेपर में दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। एक आइडिया होना चाहिए कि वर्क फंक्शन को फ्रिक्शन में किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, इसका वर्क फंक्शन कम था, मींस उसी से चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन निकलने के। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो फ्रिक्शन में यही सारा कुछ है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग कंडक्शन की। तो कंडक्शन में दो पार्ट हैं, पहले आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए डील करते हैं, फिर अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे सपोज हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर है और इस पर चार्ज है 0 और ये चार्ज Q का दे रखा है। इस B ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ A। तो क्या किया जाए, कंडक्शन प्रोसेस है, आइडेंटिकल है, या तो इनको वायर से आप कनेक्ट करें या फिर डायरेक्टली टच कराएं, दोनों ही सेम ही है बात। अब वायर से टच कराएंगे तो क्या होता है, चार्ज का फ्लो होगा, कहां से कहां होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी ये हो गई थ्योरी कंडक्शन की क्या है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं वो अपने को न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल के हिसाब से समझना है। तो जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको हम लोग इस तरीके से कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये कंप्लीट बॉडी हो गई और कितना चार्ज हो गया, Q का। इक्वल होने की वजह से जब इनको हटाएंगे तो क्या इक्वली डिवाइड हो जाएगा नेट चार्ज Q+0 करके। अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, अब बताइए कितना चार्ज आएगा इस पर। ज्वाइन करेंगे Q1+Q2 और हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1+Q2/2। यहाँ पर भी कितना, Q1+Q2/2 के चार्जेस आ जाएंगे। तो जरूरी नहीं आप ये याद करें, इस तरीके से पता होना चाहिए। खास करके और ध्यान रखने वाला है कि नेगेटिव में दे रखा हो तब भी हम Q1-Q2/2 करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा गलत होने जैसा कुछ नहीं है, केवल यही गलत होने वाला है, माइनस प्लस छोड़ दिया है या कुछ भी एडिशन। ठीक है भाई। तो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का हो गया। जैसे आपसे बोला जाए कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, A B C, और इस पर है Q चार्ज, इस पर है Q और इस पर है -Q। हमें बताना है कि जब हम A को B से टच कराते हैं और फिर A को C से टच कराते हैं तो फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होगा। आइडेंटिकल है, पहले A को B से टच कराते हैं, पहले A को B से देखते हैं क्या आ जाएगा। A को B से टच कराएंगे कितना हो गया, 2Q, हाफ कितना हो जाएगा, QQ, इतना ही हो जाएगा। यानी B पर नया चार्ज कितना आ गया, Q, और A पर चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हुए, ठीक है। अब अगर A को C से टच कराएंगे तो C पर क्या था, -Q। A को C से टच कराएंगे, टोटल चार्ज 0, यानी नेट चार्ज क्या हो जाना चाहिए, 0, यानी 0 0 और यहाँ पर Q का चार्ज आ गया। अब वैल्यूज कुछ भी हो, हमने ये ले रखा था ऐसा हो जाएगा, और भी कैसा हो तो किसी हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है कि अगर दो चार्जेस हैं R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, थर्ड को पहले A से टच करा रहे हैं फिर B से टच करा रहे हैं, नया फोर्स बताइए, कूलम्स लॉ को मिक्स करके वहां पर यूज करते हैं। तो ये कंडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि चार्ज किस तरीके से आएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन या कनेक्शन के बाद। इसी में अगर अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो जाएं
फिर वहां पर न्यू चार्जेस क्या आ जाएंगे उनको देखो। ये R1 रेडियस है और ये हो गया R2 रेडियस। यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पर है Q2। इनको किसी वायर से कनेक्ट करना है। न्यू चार्जेस आ जाएंगे Q1 प्राइम, Q2 प्राइम, और इसकी वैल्यू बतानी है। थ्योरी वही है, चार्जेस का फ्लो होगा हायर से लोअर पोटेंशियल तक। कब तक? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग पहली इक्वेशन लगाते हैं इस पर, पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं किस तरीके से याद कर पाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना हुआ? Q1 प्लस Q2। फाइनल चार्ज Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला लिखें दोनों के लिए तो क्या आ जाएगा? के Q1 प्राइम बाई R1, के Q2 प्राइम बाई R2। इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो यहां से Q1 प्राइम आ जाता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये हो गया आपका Q टोटल। और Q2 प्राइम आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2 करके। रेशियो किस हिसाब से डिवाइड हो रहा है? Q1 प्राइम अपॉन Q2 प्राइम इक्वल टू R1 बाई R2। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकता है, पोटेंशियल 1:1 रेशियो इस तरीके से इवन बात नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको कैसे याद रखना है आप वैसे भी समझ सकते हो। जिस पर न्यू चार्ज की बात करा जाए उसका रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज। फॉर्मूला नहीं भी याद हुआ, R1 R2 में उल्टा पुल्टा हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हम ये R1 की जगह R2 रख सकें। और क्या हो सकता है? हम ये इक्वेशन सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, टाइम अपने को बचाना है। तो जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं केवल टाइम बचाने के लिए पढ़ रहे हैं कि पेपर में हमारा कैसे टाइम क्वेश्चंस के लिए मिनिमाइज हो। कर तो लेना ही है सबको, कुछ को ज्यादा टाइम लगेगा वो नहीं कर पाएंगे, कुछ को कम लगेगा वो कर ले जाएंगे। तो हमें जितना हो सके मिनिमाइज करने को। तो यहाँ पर ये चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब वो हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं कि इस पर 40 कूलम है और इस पर ये है, वैल्यूज रखनी है और बार बार उसी को सॉल्व करना है। कुल मिला के फंडामेंटल ये हो गया, आप डायरेक्टली यहाँ पर रख के वैल्यूज पता कर सकते हैं कि न्यू चार्जेस क्या हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात कि आइडेंटिकल में क्या करेंगे अगर इस तरीके का है तो कैसा होगा। नेक्स्ट है इंडक्शन। अभी तक फ्रिक्शन और कंडक्शन में हमने देखा तो ये पाया कि भाई फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फ्रिक्शन में भी था और कंडक्शन में भी वायर से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर दोनों को पास लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इंडक्शन की, और इंडक्शन क्या है? इसमें फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी नहीं है। तो हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अनचार्ज, और इसके पास में एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस पर है कैपिटल क्यू का चार्ज। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैसा है? पॉजिटिव, और नेगेटिव होगा तो लिखा रहेगा। इसको पास में लेकर आ रहे हैं। अब देखते हैं जरा किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर पाते हैं। तो जब ये आइसोलेटेड रखा हुआ था नेट चार्ज 0, जब इसको पास लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इसके अंदर। ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आएंगे? तो सिंबॉलिकली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, वहां पर नेगेटिव। एक्चुअल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों बना रहे हैं? बस बना रहे हैं कि मेंटेन रहे, उस चीज को दिखा पाए। पॉजिटिव चार्ज मूव तो करता नहीं सॉलिड्स के अंदर। तो यहां पर ऐसा आ गया तो हम इसे बोलेंगे यहां पर क्यू इंड्यूस चार्ज नेगेटिव में, और ये आ गया क्यू इंड्यूस पॉजिटिव में। तो क्या ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया? सोर्स की प्रेजेंस में अगर देखें तो ये इंड्यूस चार्ज है। अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0। चार्ज होने का मतलब कुछ ना कुछ उस पर आए, आइसोलेटेड पेपर पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करें। नेट चार्ज अभी भी 0 है। अब हमें किसी एक चार्ज में से कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप जो होता है अर्थिंग करना। अर्थिंग करी गई तो क्या होगा? क्या बोला जाएगा अर्थिंग में? दो एस्पेक्ट होते हैं। बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर चला गया, और एक तरफ बोलते हैं सॉलिड्स में पॉजिटिव का मूवमेंट नहीं होता है। नहीं, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हम लोग बात क्या करेंगे? सॉलिड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम बोलेंगे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से निकल कर आए और इस पार्ट को क्या कर गए? न्यूट्रलाइज कर गए। इसको क्यों नहीं कर गए? क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहां पर बाउंडेड था, ठीक है। न्यूट्रलाइज कर गए तो यहां पर जो
बन के आ जाएगा वो ऐसा कुछ आएगा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, सोर्स इस जगह पर रखा हुआ था पॉजिटिवली चार्ज। अब सोर्स को अगर हटा दिया जाए तो क्या ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी बी को हमने विदाउट टच करते हुए नेगेटिवली चार्ज कर दिया विद द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन में यही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहला पास में लेकर आना है, इंड्यूस होगा, दूसरा अर्थिंग करनी है, और तीसरा सोर्स को हटा देना है। अब अगर आपसे बोला जाए कि क्या ये इंड्यूस चार्ज है, सोर्स चार्ज से इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है? इज इट पॉसिबल इंड्यूस चार्ज इज ग्रेटर देन सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ? नहीं, ये 10 कूलम है तो भाई ज्यादा से ज्यादा कितना ट्रांसफर कर सकता है? 10 कर सकता है, ये थोड़ी ना 11 कर देगा। यानी हम एक बात बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वैल्यू सोर्स चार्ज के इक्वल हो सकती, कम हो सकती, लेकिन ज्यादा का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके के रखे हुए हैं। इक्वल कहां पर आता है? कैपेसिटर। प्लेट यहाँ पर रखी हुई प्लस क्यू चार्ज, सामने अनचार्ज प्लेट रखते हैं, क्या आ जाता है? माइनस क्यू। तो ज्योमेट्री वगैरह सब सेम रहता है, मटेरियल सेम रहता है, तो जो चार्ज इंड्यूस होता है वो कैसा रहता है? इक्वल एंड अपोजिट का। वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसके लिए फॉर्मूला भी रहता है, शायद आप लोगों को याद हो, क्यू इंड्यूस इक्वल टू क्यू नॉट 1-1/एप्सिलॉन आर करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करते हैं। कुल मिला के फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडक्शन के थ्रू किस तरीके से स्टेप्स इन्वॉल्व करे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे ये बोला जाए कि सपोज हमारे पास दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमें बताना है ए और बी पर कौन आएगा। इस सी को हम इनके पास लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव इधर, पॉजिटिव। इनकी प्रेजेंस में अगर इनकी सेपरेशन थोड़ी निकली जाए तो ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव। सोर्स को हटा दें, क्या ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। कुल मिला वही स्टेप्स हैं जो आपको दिमाग में रखने की इंडक्शन में क्या चीजें हम इन्वॉल्व करके बात करते हैं। अब बात कर रहे थे कि अगर ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं और पीस ऑफ पेपर के पास ले जा रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट कर रहा है, किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, उस पर देखते हैं। कुछ फंडामेंटल यूजेस जो हम लोगों ने देखे हुए हैं चार्जेस के, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे विंटर में जब स्वेटर हम लोग हैंगर में टांगते हैं, कुछ आवाज नहीं आती स्वेटर उतारते तो, कुछ हल्की सी आवाज, क्योंकि स्वेटर और शर्ट के बीच में जब रबिंग होती है तो चार्जेस, अब यहाँ भी बोलते चार्ज का ट्रांसफर हो गया, शर्ट से इधर हो गया, इधर से एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसका इफेक्ट, और उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्बिंग की बात करें या बलून की बात करी जाती है, बलून को देखो तो बलून अगर रब करके देख यहाँ स्टिक करोगे तो थोड़ी देर के मोमेंटरली ये स्टिक हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद जैसे न्यूट्रलाइज हुआ गिर गया, तो अपने को लगता है चिपक गया, लेकिन वो नहीं है, उस समय पे कुछ चार्ज आया था और सामने क्या है? अपोजिट चार्ज, तो ये अट्रैक्ट कर गया। ये इनके यूजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं उसके बेसिस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें शर्ट उसका अगर बना हो और हैंगर पर लगाते तो ऐसा नहीं लगता शर्ट का जो कुछ मेरे ही साथ आता जाता पीछा करता हुआ, ऐसा नहीं हैंगर से उतर के आने लग गया शर्ट, तब फिर कोई दूसरी दिक्कत होगी। अभी अभी फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लाइट अट्रैक्शन की बात करेंगे। शर्ट को यहाँ टांगा और थोड़ा दूर बढ़े तो ऐसा लगा कि अपनी तरफ ये आ रहा है, यानी जब शर्ट बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट में था तो फ्रिक्शन हो रहा था। अब जरूरी नहीं फ्रिक्शन ऐसे ही होगी, सेल क्लॉथ ले लिया, रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, चलते फिरते तब भी फ्रिक्शन हो ही रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यही चार्ज है जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दिखाई पड़ेगा नहीं वैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कहीं भी चार्ज, फिलहाल हम मान के चलेंगे कि चार्ज होता है ऐसा। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि चार्जेस में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है कितना फोर्स होता है। तो उसके लिए कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट करे और कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करे, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये निकल के आया है। क्या किया है उसको हम लोग समझते हैं। तो कूलम्स ने बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर एयर या वैक्यूम में प्लेस करे जा रहे हैं,
तो इनके फोर्स के बारे में बताया कि फोर्स कैसा लगेगा। तो बताओ भाई, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए तो फोर्स कैसा लगना चाहिए, रिपल्सन का। तो फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगा इस पर, अगर हम बोले फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बताना है, तो ये जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स होता है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग या अवे फ्रॉम दैट लगता है। जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया गया और बोला जा रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बताइए, तो आप टू पर बैठ जाइए, वन पर देखिए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपल्सन फोर्स इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो हम लोग लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग या अवे फ्रॉम दैट इसको अप्लाई करेंगे। चलो यहां पर देखो इसको, अगर यहां पर बात करें तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, अरे लगेगा ना भाई। अगर इसी में ये चार्ज हो जाए Q1 का और यहां पर -Q2, अब बताना है फोर्स का डायरेक्शन, तो इस पर फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगा, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो उसके लिए बोला कि जो भी फोर्स इनके बीच में लगता है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर और देखा डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर रेशियो में होल्ड करता है। इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जरा इसको देखो तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही है, लेकिन वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर रहता है। और यहाँ पर रिपल्सन का भी एक कंसेप्ट आ गया, क्योंकि मासेस पॉजिटिव के हिसाब से डील करे जाते हैं, यहाँ पर चार्जेस है, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों आ जाएगा। तो फोर्स जो हो गया वो इतना, के कांस्टेंट है, और के की जो वैल्यू होती है वो क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹ हो गया। यहाँ पर ये बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारे पास तीन टर्म डिफाइंड होंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर। फ्री स्पेस, मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक में आता है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कैपेसिटर में मिलेगा, एक नया नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी करके, किसी पेपर में आया था, यही वर्ड लिखा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, जब किसी का वर्ड नहीं समझ में आएगा या नहीं सुना हुआ है तो उसकी यूनिट एक बार देख लेंगे, तो पता चल जाएगा अपने को किस डेटा की रिक्वायरमेंट है और ये किसको बिलोंग कर रहा है। तो नहीं आने से कुछ हद तक तो पहुंच जाएंगे वहां तक। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, मीडियम चेंज होगा तो फोर्स अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला कि भाई एयर है, अब अगर कोई मीडियम ले लेते हैं, इन्हीं चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अभी भी वही रखते हैं, और कोई भी मीडियम है, एप्सिलॉन आर इसकी परमिटिविटी है, तो फोर्स क्या हो जाएगा मीडियम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या हो गया, क्या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसी फॉर्मूले से रखेंगे तो हमारे पास जो मीडियम का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन। ये भी याद नहीं रखना है, हमेशा यही होता है जब मीडियम चेंज होगा, इफ मीडियम इज अदर देन एयर और वैक्यूम देन फोर्स मस्ट बी डिक्रीजेस बाय दैट फैक्टर 1/εr करके सॉल्व कर लेंगे इसे। यूनिट और डायमेंशन की कुछ बातें आती हैं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये ऐसा पार्ट है जो आप सभी को आता है और आना भी चाहिए। यूनिट अगर निकालते हैं तो क्या जरूरी है, एक फॉर्मूला पता हो, उसमें उसकी यूनिट छोड़ के बाकी सबके बारे में हमें मालूम हो। डायमेंशन के बारे में भी यही करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें एप्सिलॉन की यूनिट लिखनी है तो जरा देखो क्या किस तरीके से आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या इसकी यूनिट लिखनी है तो ये क्या हो गया, इस तरफ आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा F, और यहाँ आ गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर करके यूनिट आ जाएगी। डायमेंशन लिखना हो तो Q इक्वल टू 80 स्क्वायर अपॉन फोर्स का क्या हो गया MLT-2, आर क्या हो गया एल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगा। तो ये एक पार्ट नहीं है, ना रटने वाला है ना कुछ भी। तो ये आ गया कूलम ने इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे बताया चार्जेस के बीच में जो लग रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर नहीं होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला
कि ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में दोनों के बीच में लगता है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या F21 इक्वल टू माइनस F12 लिखा जा सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है। ये फोर्स पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर फाइनाइट आ जाएगा तो इसको हम लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी हम उसकी बात, अभी केवल इस बात को समझिए कि पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन इन राउंड द ट्रिप जीरो हो, या वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ हो ना, यही सारी बातें तो रहती। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव की बात आ जाएगी। अब हम लोग उस पॉइंट पर आते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको हम लोग यूज नहीं करते। वो देखो किस तरीके से आएगा। जैसे हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, R डिस्टेंस पर रखे हुए। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एयर है, जब कोई मीडियम नहीं दे रखा हो तो कॉमनली अवेलेबल जो रहता है वो एयर, उसको लेकर चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को रिप्लेस कर रहे हैं विद कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम लोग यहां पे ये हटाकर दो कंडक्टिंग स्फीयर रख रहे हैं अनचार्ज, और जितना ये चार्ज रखा हुआ था इसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं Q1 और Q2। अभी भी इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R की है। तो न्यू फोर्स बिटवीन दीज टू स्फीयर्स बताना है। तो पहला मैग्नीट्यूड और फिर इसके, तो बोलो भाई मैग्नीट्यूड क्या कूलम जो फोर्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं यहां पर? पहली बात तो एप्लीकेबल ही पॉइंट चार्जेस के लिए, तो ये तो फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो बात हो गई। अब कर क्या सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखो, जैसे दोनों पे सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो जब ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो क्या रिपल्सन की वजह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अवे फ्रॉम दैट जाएंगे, तो बाहर तो चले नहीं जाएंगे, इस सरफेस में इधर और इधर ये डिपॉजिट हो जाएंगे। अब डिपॉजिट होंगे तो हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस है वो वेरी करना स्टार्ट कर दी। पहले वो ज्यादा हो रही फिर कम हो रही, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता ही है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्या नेट चार्ज जो है उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सिमिलर टाइप का चार्ज है तो फोर्स कम हो जाएगा। कितना होगा ये इस पर कमेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसी जगह पर अगर डिसिमिलर चार्जेस हो, क्वेश्चन यही है, यहां पर है +Q1, यहां पर है -Q2। अब क्या हो जाएगा, प्लस वाला चार्ज यहां पर डिपॉजिट होगा और माइनस वाला यहां आ जाएगा, तो ओवरऑल इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि फोर्स कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उस हिसाब की बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है एप्लीकेबल है? क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है, और उसके चेंज होने की वजह से, जैसे इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन क्या पार्टिकल पे पॉसिबल है? हम बोले कि भाई एक पार्टिकल है अनचार्ज, इसको हमें इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है, तो इंडक्शन कैन नॉट पॉसिबल ऑन पार्टिकल्स, इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फोर्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है। फाइनाइट ऑब्जेक्ट में चार्जेस का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, इस वजह से बात नहीं कर पाएंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो स्केलर फॉर्म में क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करें, यहाँ पे वेक्टर और यहाँ पर आर कैप, यूनिट वेक्टर है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ इसको थोड़ा और चेंज करें, इसको हम लोग के लिख देते हैं, KQ1 Q2 अपॉन R, या ऐसे लिख सकते हैं R अपॉन ना, तो R³ के हिसाब से देखें। तो जब कभी भी हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं तो चार्जेस को साइन के साथ रखना पड़ता है।
ये कब होगा? जब हमसे क्वेश्चन में पूछा ही जाए कि भाई वेक्टर फॉर्म, कोई वेक्टर फॉर्म में ही आंसर दे रखा हो तो हमें तरीका ही नहीं है और कोई, इसी तरीके से जाना पड़ेगा। 95% क्वेश्चन जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं या सॉल्व करते हैं पूरे चैप्टर में, वो स्केलर फॉर्म अलग और डायरेक्शन को अलग लेके चलते हैं। तो यहाँ पर साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइन की रिक्वायरमेंट है। अब आपको ये समझना है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां से लेके मैग्नेटिक तक जहां भी मिले, चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा है, तो वहां चार्जेस को साइन के साथ रखना पड़ेगा जब आप वेक्टर फॉर्म एग्जैक्टली यूज कर रहे होगे तो। और स्केलर है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें डायरेक्शन तो आपको अलग से बतानी पड़ेगी। तो इसका एक हम लोग इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक चार्ज है Q2 x2 y2। ये पॉइंट हो गया A और B, इनके बीच में फोर्स का वेक्टर फॉर्म हमें बताना है क्या हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर के हिसाब से देखा जाए भाई इसको, तो सबसे पहले A का पोजीशन वेक्टर अगर लिखना हो तो क्या ये OA वेक्टर हो जाएगा? और OA वेक्टर क्या लिख सकते हैं? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, वेक्टर का हिसाब। कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो पोजीशन वेक्टर ऐसा। OB वेक्टर की बात की जाए तो OB वेक्टर क्या आ जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब आपसे अगर AB वेक्टर पूछा जा रहा है तो क्या AB वेक्टर नहीं लिख सकते OB माइनस OA? तो OB और OA यहां से पता हो जाएंगे, क्या यही R है? अरे बोलो भाई। तो अगर हमें फॉर्मूले में लिखना पड़े तो क्या F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन AB क्यूब इंटू AB वेक्टर। अरे आर कैप के हिसाब से जाओ या डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। अब दिक्कत क्या आएगी कि किस तरफ से अपने को देखा जा रहा है। अब हमें पूछा जाए कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बताना है, तो अवे फ्रॉम दैट आ रहा है, तो एक चीज पॉजिटिव हो जाएगी, एक क्या हो जाएगा? अरे यही तो आएगा ना, फर्क क्या पड़ जाएगा? या तो वो ए बी वेक्टर होगा, कब बात कर रहे होंगे? जब हम फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की बात करेंगे, ए बी वेक्टर। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन की बात करेंगे तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा? बी ए वेक्टर हो जाएगा। दोनों में फर्क क्या आ रहा है? केवल माइनस साइन। ओवरऑल हम लोग माइनस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो वेक्टर फॉर्म के हिसाब से कैसे हम लोग इसको मोल्ड कर सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ये लिख लेंगे। अगर आपसे कहा जाए डायरेक्टली केवल मैग्नीट्यूड बताइए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अरे ये तो होगा ना, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर करके केवल मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकल आएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में तो आपको ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा जिसमें पूरी वैल्यूज कम है, क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, एक दो जहां कहीं मिले तो उन्हें सॉल्व कर लेना, तो एक फोबिया खत्म हो जाएगा कि वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो ये हो गया आपका। ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं? कुछ को लगे कि नहीं हम तो रिवाइज करने आए थे और ये तो बिल्कुल अपनी धुन में चले जा रहे हैं। अरे बोलो भाई। ठीक है, तो उसको आपको बताना है वो स्पीड, ऐसा नहीं कि हमें तेज ही पढ़ाना है या इस तरीके से, वो आपको बताना है वो स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रिवीजन है तो रिवीजन ऐसे ही होता है, अब एक ही बात को 10 बार बोलेंगे तो नहीं दिक्कत होगी। तो अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखो। जैसे दो चार्जेस हैं यहाँ पर Q और Q के, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। थोड़ा अच्छा सही ले लेते हैं भाई। इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है F का। तीन तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये आपको 10 क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके का मिल जाएगा। तो हम उन तीनों की बात कर रहे हैं जो बार बार रिपीट होता है। जैसे पहला, दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, चार्जेस कुछ दे रखे हैं इस पर Q और 2Q करके, या कोई भी चार्ज हो, इन पर जो फोर्स लग रहा है F का लग रहा है। आप बोल रहे हैं दोनों को टच करा के वापस उसी जगह पे रख दे रहे हैं, नया फोर्स बताइए। समझ गए ना क्या करना है? दोनों को टच कराया वापस उसी जगह रखेंगे तो क्या नए चार्जेस कितने आ जाएंगे? क्या यहाँ पर 3Q/2, क्या यहाँ पर 3Q/2 आ जाएगा?
डिस्टेंस वही है, तो नया वाला फोर्स हो जाएगा 3/4 टाइम्स एफ, जो पूरा सॉल्व करोगे 9 हो जाएगा, 9/4 इंटू एफ करके, ठीक है। पहला तो ये हो गया। तीसरा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, कि एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, उसको पहले ए से टच करा रहे हैं, फिर बी से टच करा रहे हैं, और वापस फिर नया फोर्स बताना है इनके बीच का। समझ गए ना क्या करना है। नेक्स्ट, ये हो गया, दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से इस पर आ रहा है प्लस चार्ज और इस पर आ रहा है माइनस चार्ज। तो आपको बताना है नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। डी की डिस्टेंस है, फोर्स इनके बीच में एफ का लग रहा है, ट्रांसफर की वजह से इन पर चार्ज आ रहा है। तो ट्रांसफर सपोज हमें नहीं पता, हमने बोला एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इस पर क्या जाएगा, प्लस एन ई, और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस एन ई। तो अगर हम लिखें एफ का फोर्स लग रहा है के एन ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो सॉल्व करके एन नहीं फाइंड आउट कर सकते। बाकी जितने क्वेश्चंस होते हैं सब डेटा बेस्ड हैं, और इनमें क्या है, इनमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी चीज आसान मिलती है तो उसको फास्ट करने के चक्कर में गड़बड़ होता है, इसमें जो भी है बस वही एक फैक्टर है और ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये तो हो गए नॉर्मल इस तरीके से, और वो वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे भाई, इनको आर डिस्टेंस चार्जेस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, नया फोर्स बताओ। समझ गए ना। इससे एक क्वेश्चन और आ गया, एक चार्ज से 25% चार्ज इससे ट्रांसफर करके दूसरा ऑब्जेक्ट में ले आए, नया फोर्स बताओ। तो इसका 25% माइनस करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और वापस से। ये बोलना जितना आसान है, 1 मिनट में सॉल्व करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन मिले तो ये मत करना कि सर तो बोल रहे थे, ये तो 25% इससे हटा के दूसरी जगह ले जाना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करके देखना। और उसको देखोगे तो 2 मिनट के आसपास लग जाएगा। तो तुम्हारा एम ये नहीं कि ये क्वेश्चन आ गया, तुम्हारा एम ये है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी आए तो उसे हम 1 मिनट में कर सकें। पेपर के लिए आपको तैयार होना है। नॉर्मली लोग दूसरों को बताने के लिए तैयार होते हैं, अरे इसको देखो ऐसे ऐसे करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। पेपर के टाइम करते हैं, मेरे से बोला जाए 1 मिनट में करो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी होगी, या जल्दबाजी में आंसर निकालना है भाई, गोले भी भरने वहां। ये थोड़ी ना बताना दोनों को टच करा हटा दिया, चार्ज ऐसे से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उनको उनकी प्रैक्टिस जरूरी होती है, और वही आपका पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये आ गए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटीज में, अभी तो दो चार्जेस हैं, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस लग रहे हैं। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हो तो जाहिर सी बात है हर एक का फोर्स का कंट्रीब्यूशन होगा। तो नेट फोर्स पता करने के लिए फिर हमें वेक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो सिस्टम, ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या बताता है कि भाई कई सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। अब आपको पूछा जा रहा है कि यहां पे बताइए कितना फोर्स एक्ट करेगा। तो इसके सराउंडिंग में क्या इसको भी फोर्स लगाना है और इसे भी फोर्स लगाना है। तो हम इस पर लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 3 पार्टिकल। अरे होगा ना। जैसे आपसे बोला जाए कि इनके बीच का फोर्स है, अगर हम यहां पर कोई एक चौथा पार्टिकल Q4 रख दे रहे हैं, तो Q1 और Q3 के फोर्स के बीच जो चेंजेस होंगे, क्या कोई चेंज होगा या वही रहेगा, कुछ हो जाएगा। ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है इनका, इंडिविजुअल जो इंटरेक्शन है उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेट फोर्स डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू जो होगी वो बदल जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं होंगे, वो तो उतने ही लगेंगे। तो इसी को जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पर चार्जेस प्लेस्ड है। सबसे पहले आसान वाला, इस पर बताना है नेट फोर्स कितना होगा। जीरो। क्या इसने इसको रिपेल किया, इसने भी रिपेल किया, इसने भी रिपेल किया, यानी हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है। लैमीज थ्योरम के बेसिस पे बोल सकते हैं, या फिर वेक्टर के साथ देखो दोनों का रिजल्टेंट इधर एक दूसरे को कैंसिल आउट, वो आपका पार्ट है। हम तो ये बोलेंगे अगर सिमेट्रिकली सिचुएटेड कोई पॉइंट है
और चार्जेस भी सिमेट्री के बेसिस पर हैं, क्यू क्यू क्यू, तो जो नेट फोर्स आ जाएगा वो 0। अब देखो आंसर आ गया नॉन जीरो, यानी यही बात आपको कैलकुलेट करनी होगी उसी गिवन टाइम में। ठीक है, जरूरी नहीं है हमें वही बात पूछी जाए जो आसान सा है, आसान से इस तरीके क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि भाई कितना आ जाएगा फोर्स। तो जरा एक को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम्म, ऐसा करते हैं Q 2Q और 3Q, थोड़ा अच्छा लगेगा इसको लिखने में। तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर जो F1 आ गया, F1 को क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस हो गई R की। अगर साइड लेंथ A है तो R कितना हो जाएगा, A/√3। अरे बोलो, क्या एक फॉर्मूला ये पड़ा, साइड लेंथ अपॉन 2 sin π/n। जितनी जल्दी नो आया उतनी जल्दी ये गायब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला ही पता हो, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो मैथ्स को यूज करेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल से पहले हम ये पूरी साइड निकालें, उसके बाद 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, फिर ये फाइंड आउट करें। तो फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक में कहीं पर भी यूज हो, तो आप ये समझिए कि अगर ये साइड लेंथ है और ये डिस्टेंस आर की हमें फाइंड आउट करनी है, तो आर इक्वल टू ए अपॉन 2 sin π/n। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर कितना है 3 है तो 3। ठीक है ना, यहाँ पर रखेंगे तो आपको सेंटर से डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। तो कर लोगे ना भाई ये क्वेश्चन, कुछ बड़ा रखते हैं तो थोड़ा सॉल्व करने में भी सही लगे। ऐसा करते हैं, कुछ बातें तो क्वेश्चंस की ऐसे वर्बली सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन ले लेंगे उसका पूरा आंसर पूरा वेक्टर के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, क्यों बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहे। जैसे इस पर बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस वाले ने इसको रिपेल किया, इस वाले ने इसको रिपेल किया, क्या फोर्सेस सेम होंगे, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे ना, 2F 60 करके ऐसे सॉल्व करेंगे, तो इन चीजों को थोड़ा, अरे ठीक है ना भाई, तुम्हें लगे तो वेक्टर से भी F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा हो, मैथ्स आपका पार्ट है, मैथ्स आप लोगों की स्ट्रांग होती ही है, तो इस वजह से कि बायो भी स्ट्रांग हो जाए। क्या हो जाएगा, 0। अरे होगा ना 0। मतलब इस तरीके का अगर क्वेश्चन हमें दिखा हुआ मिल जाए तो उसका आंसर 0 ही आता है, कुछ भी लिखा हो भाई, पहले वाले का भी 0 हो गया, दूसरे का भी 0 हो गया, है 0 ही होगा। तो ये इसका, अब हर एक चार्जेस का हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता है कि भाई लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग या अवे फ्रॉम दैट होता है, तो हर एक चार्ज से हमने डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर दी। अब इस वाले चार्ज को देखो, क्या ये अट्रैक्ट करेगा, इसके सामने वाला इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसका और इसका काम खत्म। इधर आते हैं, क्या इसने रिपेल किया, सामने वाले ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, इक्वल मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, इसने अट्रैक्ट किया, सामने वाले ने रिपेल किया, 2F 2F 2F, इक्वल एंगल, नेट कितना हो जाएगा 0। अब नॉन जीरो, देखो ये बेहतरीन आंसर है ये, नॉन जीरो। तो
क्वेश्चन पे नहीं जाना, बात समझ में आ रही कि अपने को करना क्या है। और जब मॉड्यूल उठा के आप देखेंगे या क्वेश्चन पेपर वगैरह देखेंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन की लिमिटेशंस हैं, यही बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही देखो, इसका पॉजिटिव ये क्या फोर्स इधर आ जाएगा, इस पर इनकी वजह से देखो फोर्स रिपल्सन और ये रिपल्सन, इसका ये रिपल्सन ये रिपल्सन, यानी हमारे पास 2f इधर हो गया, 2f इधर हो गया, 2f इधर हो गया। ये एंगल कितना है 360 डिवाइड बाई 6 60। तो क्या इसका और इसका रिजल्टेंट भी इधर आ जाएगा, तो 2f कितना हो गया 4f। अब 4f केवल इसका ये बात आधा पार्ट हुआ, मैग्नीट्यूड विद सम एंगल, कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन से 120 का, तो वेक्टर फॉर्म में फिर अलग बात हो गई। ठीक है, अरे कर लेंगे ना। अब जरा ये देखते हैं कि फोर्स बताना है इस पर, इस वाले चार्ज पे फोर्स। एफ होगा 2f होगा। क्या अगर ये पॉजिटिव होता तो नेट फोर्स 0 हुआ होता, तो पॉजिटिव का अगर होता तो फोर्स इधर आता, मींस इसको छोड़ दो, इन सभी का जो फोर्स आना चाहिए वो इस तरफ आएगा। ये बात समझ में आई, ये क्या हो रहा है। चलो नहीं आ रही है ऐसे देखो, इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, कैंसल आउट। इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया, कैंसल आउट। बचा कौन सा, ये। क्या इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, या नेगेटिव फोर्स इधर आएगा, कितना हो जाएगा 2f, और f की वैल्यू k क्यू स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर जो भी होगा। अब कुछ भी यहां पर रख दिया जाए तो कोई जरूरी नहीं कोई डायरेक्ट मेथड पे जाएं, आप इसी तरीके से स्टार्टिंग में करें और उसके बाद जो भी रटना उटना नहीं। 2f तुम लोगों ने रट भी लिए आंसर भयानक तरीके से। कर लोगे ना इस पर क्वेश्चन। तो अब हम लोग दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। दोनों ही अलग अलग हैं, दो क्वेश्चन हैं, एक एक करके ऐसे आते रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, जिस चार्ज की बात कर रहे हैं उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की बात करने हो तो पूरे सिस्टम में हर एक चार्ज कैसा हो, इक्विलिब्रियम पे हो सिस्टम में। ठीक है, तो हम लोग पहले पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो सपोज Q1 और Q2 के दो चार्जेस हैं, आपसे कहा जाए कि ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम पे होने के लिए इसको कहां पर इनके बीच में प्लेस किया जाए, तो ये कैसा हो इक्विलिब्रियम पे हो, तो हमारे पास ये हो गई इनके बीच की डिस्टेंस। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, अरे है ना, छोटा वाला चार्ज के पास रखते हैं, फिर अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग तरीका समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हमें इक्विलिब्रियम पे लाना है, कोई साइन नहीं दे रखा है, तो कैसा साइन हो गया पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है कि ये अरेंजमेंट इसी तरीके का हो, +Q1 +Q2, और ये चार्ज कैसा हो -Q। ऐसा भी हो सकता है कि ये +Q1 -Q2 +Q हो सकता है, या -Q हो सकता है। तो हम सभी केसेस को एक बार देख लेते हैं। हर एक में फोर्सेस ही बैलेंस करने, बिकॉज पॉइंट चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हो यहाँ पे हो रही है। तो फर्स्ट वाले केस को देखो, इसमें हमने एज्यूम कर लिया कि भाई Q1 का जो मॉड है Q2 छोटा है, पता तो लगे ना भाई क्या चार्जेस हैं कैसे। तो इसको कहां पर प्लेस किया जाए, यहां पर भी प्लेस कर सकते हैं, यहां पर भी प्लेस कर सकते हैं, यहां पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो तीनों जगह रख के देखते हैं कहां इक्विलिब्रियम के चांसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले इस जगह पर अगर +Q का चार्ज यहां रखेंगे तो क्या ये इसको रिपेल करेगा, उधर वाला भी इसको रिपेल करेगा, तो क्या कभी इक्विलिब्रियम पे हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा, यानी ये पोजीशन तो ठीक है नहीं। यहां पर देखो, क्या सिमिलरली इसने रिपेल किया, इसने रिपेल किया, यहां पर भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो अपने आप बात निकल के आ गई कि इनके बीच में कहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम कहाँ रखना है, तो हमने एज्यूम कर लिया ये एक्स डिस्टेंस है, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स। और यहां पर इक्विलिब्रियम चेक करते हैं सबसे पहले। तो इस वाले चार्ज ने इसको रिपेल किया F2 से, और इस वाले चार्ज ने इसको रिपेल किया F1 से। फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट कर रहे हैं, इट मींस देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी टू जीरो। अरे है ना, तो दोनों फोर्सेस को बराबर करेंगे। तो फोर्सेस क्या लिख देंगे, F1 इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन D माइनस एक्स का स्क्वायर। K कैपिटल Q नहीं है, Q1 और Q, यहां पर कितना है Q2 और Q अपॉन, अरे आ जाएगा ना। तो x अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। तो बाकी होल स्क्वायर ब्रेक नहीं करना है। ये जो चार्जेस हैं 4e 25e 64e 16e इस तरीके के होंगे, जिसमें अंडर रूट आसानी से ले सके और बाकी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके पास आ रहा है, छोटे वाले चार्ज के पास निकल के आ रहा है। यहां पर देखो, अगर माइनस क्यू चार्ज होता तब हम यही से स्टार्ट करते हैं कि यहां पर प्लेस किया जाए। देखो माइनस क्यू, क्या ये वाला इसको अट्रैक्ट करता और ये वाला इसे अट्रैक्ट करता, जीरो हो सकता है। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गए, यानी फिर से वही बात आएगी कहीं ना कहीं। चलो इस जगह रख के देखते हैं यहाँ पे। अगर माइनस क्यू यहाँ रखते हैं, ये क्या करता, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला क्या करेगा, अरे करेगा, क्या जीरो हो सकता है। यानी ये बातें क्यों बताई जा रही, ऐसा नहीं कि इसका इस फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला लिख देंगे उससे भी यूज है। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल है, तो कैसे पता करें कहां पर एसएचएम हो सकता है। तो उनके लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि हम उस जगह पर जब पहुंचे तो हमें इजीली समझ में आया कि हाँ हो क्या रहा है इस तरीके का। यहां पर देखो, इसमें अरे प्लस क्यू का चार्ज है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस जगह रख दिया गलती से, क्या इसने इसको अट्रैक्ट किया, इस वाले ने रिपेल किया, यानी इनके बीच में कहीं होगा नहीं, यहां पर रख दिया। तो प्लस क्यू चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वो वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। हाँ पॉसिबिलिटी है जीरो होने की। यहां पर देखो, ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला क्या करेगा, यानी दो, यहां भी है यहां भी है। अब जरा चेक करते हैं, अब दो जगह बात निकल के आ गई तो बात देखनी पड़ेगी। ये इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसके इफेक्ट को हमें इसके बराबर लेकर आना है। तो हमें पता है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स स्क्वायर का रेशियो होल्ड करता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके पास लेकर आना पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। यानी ये वाला पॉइंट हम लोग इक्विलिब्रियम के लेके जाएंगे और इस वाले को हटा देंगे। ठीक है, अरे कर लोगे ना भाई। अब बाकी तुम्हारा जो याद है वो अपने अंदर इनबिल्ट है कि हाँ ये वाला फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व किया जाता है। याद करने के साथ दिक्कत क्या होती है, ये डिस्टेंस कहाँ से है, छोटे वाले से। अल्टरनेटिव जो बनाता है वो बड़े चार से ले लेता है। अपन जल्दी में रहते हैं कि फॉर्मूले से आंसर आया तो जल्दी से टिक करें। तो थोड़ा ध्यान देना है कि किस चार्ज से कहां पर ये बात करी जा रही है। इसी पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल, जैसे यहां पर है 4Q, ये पहले से प्लेस्ड है। आपको बताना है कि इसकी किस वैल्यू के लिए ये इक्विलिब्रियम पे होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q दिस चार्ज विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब ये प्लेस्ड है पहले से, अपने को कुछ नहीं करना है इसमें। ये थोड़ा इक्वल नहीं दिख रहा है, हम लोग r/2 ही ले लेते हैं। वैसे तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी किस वैल्यू के लिए ये इक्विलिब्रियम पे होगा। तो जब जिसकी वैल्यू पूछी जा रही तो उस पर हम लोग नेट फोर्स जीरो नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि जीरो करने जाओगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस चार्ज को छोड़ करके किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कर दो। तो इस पर देखो, इसकी वजह से क्या रिपल्सन का फोर्स आएगा, K
4q अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर नेट फोर्स 0 होना है तो क्या करना होगा, क्या इसको नेगेटिव होना पड़ेगा? तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर, दोनों को बराबर करेंगे, कैपिटल क्यू की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम इस तरीके से कहां पर रखें कि इक्विलिब्रियम पे हो, ऐसा कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम है लेकिन क्वेश्चन दे रखा है कि ये सब इक्विलिब्रियम पे हैं। अब बताना है आपको ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जिसकी वैल्यू पूछी जाए वहां पर नेट 0 नहीं करेंगे और दूसरी जगह पर 4 0 कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा। कभी कभी इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में इनका रेशियो पूछ लेता है, -1/2 +1/2 जो भी आता है, 1/√2 करके जो भी आगे सॉल्व करते हैं। कुल मिला के एम क्या है, फोर्सेस को ड्रॉ करना, उसके बाद उसको वेक्टोरियली जैसे सम अप करते हैं और उसको बराबर करना। ठीक है ना भाई? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हुआ, ये आपका फोर्स हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज अब पढ़ेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, और उसके बाद फिर जैसा भी होता है। हाँ बोलो। हम्म, इस पर क्यों नहीं लिया? इस पर अगर सपोज लिख दिया, चलो हम मानते हैं ये वैल्यू निकालते हैं, हम गलती करते हैं, क्या लिखते हैं, k4q कैपिटल क्यू अपॉन r/2 स्क्वायर, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 स्क्वायर, वैल्यू पता करनी है हमें, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका तरीका क्या है, वही तरीका है, अलग से करके चलो।